भारतीय जनता पार्टी के नारा अब की बार 400 पार की शुभ शुरुआत गुजरात के सूरत शहर से हुई है। सूरत शहर की भारतीय जनता पार्टी की सीट निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गई है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल चुनावी मैदान में थे, तो कांग्रेस की तरफ से नीलेश कुंभानी चुनावी मैदान में उतरे थे, जिनका कल नामांकन रद्द कर दिया गया था। और इसके अलावा अन्य और 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जो आज तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान छोड़कर भाग गए। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को विजेता घोषित कर दिया गया है। गुजरात के सूरत से पहली जीत हासिल हुई है। चुनाव के परिणाम तो दूर की बात है, अभी चुनाव पूरे नहीं हुए, इसके पहले ही पहली जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए हासिल हो गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। गुजरात के सूरत शहर से भारतीय जनता पार्टी को पहली जीत हासिल हुई है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। नाम वापसी के अंतिम दिन आज भोपाल में 3 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। अब भोपाल संसदीय सीट पर कुल 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तीसरे चरण में भोपाल में 7 तारीख को यानी 7 मई को मतदान होना है और 4 जून को एक साथ सभी चरणों की मतगणना होगी। भोपाल में अगर देखें तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर आलोक शर्मा चुनाव मैदान में हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से अरुण श्रीवास्तव चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने डमी प्रत्याशी के रूप में जयश्री को नामांकन फॉर्म डलवाया था, मगर आज जब नाम वापसी के अंतिम दिन जयश्री ने अपना आज नाम वापस ले लिया है और अब कुल मिला के 22 उम्मीदवार भोपाल संसदीय सीट पर चुनाव मैदान में रहेंगे। इस तरह से अगर हम देखें तो बैलेट यूनिट 2 लगेंगी, क्योंकि एक यूनिट में 16 उम्मीदवार होते हैं, लिहाजा 22 उम्मीदवारों के लिए 2 बैलेट यूनिट लगाई जाएंगी। और बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद 24 तारीख को भोपाल आ रहे हैं और भोपाल में उनका शाम को एक बड़ा रोड शो है, जिसमें कि वो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आलोक शर्मा के लिए वोट मांगेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। यूपी बनेगा आधार और एनडीए होगा 400 पार, और एनडीए 400 पार तभी होगा जब उत्तर प्रदेश में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की खाते में आएगी। आज बहुत ढेर सारे अलग दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश पाठक की अगुवाई में ज्वाइन की। जो प्रमुख लोग ज्वाइन किए उसमें पूर्व सांसद कांग्रेस के संतोष कुमार सिंह, जो किसी जमाने में कांग्रेस के सीट सिंबल पर आजमगढ़ के सांसद रह चुके हैं। दूसरा बड़ा नाम था पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के पोते सोमेश पति त्रिपाठी, वो भी कांग्रेस में रहे हैं। हालांकि उनका परिवार का एक धड़ा आज भी टीएमसी की पॉलिटिक्स कर रहा है। बाहुबली विधायक अभय सिंह, जो समाजवादी पार्टी से बागी होके बीजेपी के फेवर में वोट किए थे, हालांकि वो ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन उनकी पत्नी आज सरिता सिंह ज्वाइन की हैं। आम आदमी पार्टी के नेता, बसपा के नेता, ये बड़े चेहरे हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताई है और दावा कर रही है कि इन्हीं चेहरों के बल पर हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे। पूरा जीवन मेरा कांग्रेस के तमाम पदों पर और अनेक संघर्षों के साथ बीता, लेकिन मैंने ये महसूस किया, कुछ सालों से ही महसूस कर रहा था कि कांग्रेस वो नहीं रही जो थी। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। लोकतंत्र के महासमर में देश के सबसे वीवीआईपी चुनावी क्षेत्र में गर्मी के साथ ही दिनों दिन चुनावी पारा भी बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने के लिए राजनीतिक दलों को उम्मीदवार चुनने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने की बात चल रही है, भाजपा इसके लिए लगातार रणनीति बना रही है और कोशिश कर रही है। वहीं विरोधी और विपक्षी दलों में उम्मीदवार के चयन को लेकर भी उहापोह की स्थिति बनी रहती है। अभी फिलहाल वाराणसी से इंडी गठबंधन ने प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने जहां एक तरफ अपने प्रत्याशी को यहां बदल दिया है और वहीं अब दूसरे प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। बसपा ने प्रधानमंत्री से टक्कर लेने के लिए पहले अतहर जमाल लारी को टिकट दिया था, लेकिन टिकट दिए जाने के 4 दिन बाद ही उनका टिकट कैंसिल कर बसपा ने नियाज अली मंजू को प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में राजनीतिक दलों में यह काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए कौन उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ेगा। फिलहाल सपा
और बसपा सभी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जहां इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अजय राय मैदान में, वहीं बसपा के नए प्रत्याशी अब नियाज अली मंजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी काशी में टक्कर देंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये प्रत्याशी कितनी मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए सौरभ अग्रवाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन पहले एक जनसभा में अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे। वहां पे उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बच्चों के ऊपर निजी हमला किया था कि इतने बच्चे किनको होते हैं। हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, 2 गो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं। इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं कि कोई काम नहीं होता था, और इतना ज्यादा होता था जी, कोई बाहर नहीं निकलता था, आने जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई नहीं था, कोई इंतजाम कहीं पर नहीं था, इलाज तक नहीं होता था। इस पे तेजस्वी और मीसा भारती ने उस दिन कुछ भी बोलने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे गार्जियन हैं, हम क्या बोले, इस पे कुछ नहीं बोलना है। लेकिन 2 दिन बाद तेजस्वी यादव एक लंबी लिस्ट लेकर के आए हैं। उसमें उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रविशंकर प्रसाद समेत तमाम जो देश के नेता हैं, जो 6, 7, 8, 9 भाई बहन हैं, उनकी लिस्ट बताया है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने बताया कि ये फला इतने भाई बहन हैं, ये किस तरह की बातें चुनाव में होती हैं। हालांकि नीतीश कुमार अपने से ये बात नहीं बोलते हैं, उनसे बुलवाया जाता है। उन्होंने फिर से किताब लिखने की जिक्र की। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम किताब लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि हमारे चाचा के साथ कौन ऐसा कर रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनसे अनाप शनाप बुलवाया जा रहा है। नीतीश कुमार ऐसे नहीं बोल रहे हैं, उनसे बुलवाया जा रहा है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। लोकसभा चुनाव के लिए एनसीपी अजीत पवार ग्रुप ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र जारी करते समय एनसीपी के सभी प्रमुख नेता मंच पर उपस्थित थे। घोषणा पत्र में एनसीपी ने जातिगत आधार पर जनगणना को प्राथमिकता दी है। हालांकि बीजेपी लगातार जातिगत आधार पर जनगणना का विरोध करती रही है, लेकिन एनसीपी को लगता है कि ये कहीं न कहीं एक प्रमुख मुद्दा है जिसके आधार पर वोट को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी जातिगत आधार पर जनगणना की बात करती रही है। एनसीपी ने मराठाओं को रिझाने के लिए यशवंतराव चव्हाण को भारत रत्न देने जैसी मांग भी घोषणा पत्र में रखी है और कहा है कि अगर फिर से सरकार बनी तो भारत रत्न यशवंतराव चव्हाण को दिया जाए। इसके लिए एनसीपी पुरजोर केंद्र में कोशिश करेगी। मुसलमानों को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मदरसों में सेमी इंग्लिश स्कूल जैसे प्रावधान लाने की बात भी एनसीपी ने अपने घोषणा पत्र में की है। यानी एनसीपी पूरे लव्वलियाब में कहीं न कहीं मराठा से लेकर ओबीसी और हर जाति के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने घोषणा पत्र में अलग अलग तरीकों का प्रावधान करती हुई नजर आई है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। रांची में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली से लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जिन 400 सीटों का हवाला बीजेपी दे रही है, उन 400 सीटों का लक्ष्य पाना बीजेपी के लिए नामुमकिन है। उन्होंने बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड का हवाला देते हुए साफ तौर पे कहा कि इन 3 राज्यों में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि जिस अंदाज में कटिहार की रैली में अमित शाह ने बिहार के जंगल राज का हवाला दिया है, अमित शाह को बिहार में आकर सत्तू पीना चाहिए ताकि उनका दिमाग ठंडा हो सके और वो ठंडे दिमाग से बिहार के बारे में सोच सके। और झारखंड की जनता ने तय कर लिया है, इस बार वहां से भी भगाएंगे।
तो बिहार, झारखंड, यूपी साफ हो जाएंगे तो बचेंगे कहाँ? अरे अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए। सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीजेपी के तरफ से इसका जवाब तो दिया ही गया, जेडीयू ने अपने अंदाज में जवाब दिया। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने साफ तौर पे कहा कि जिस अंदाज में एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रही है और प्रथम चरण के चुनाव में 4 सीटें देकर यह स्पष्ट कर चुकी है कि हम लोग 400 का लक्ष्य हासिल करने वाले हैं, मतलब साफ है। और तेजस्वी यादव जो प्रयास कर रहे हैं, अपने उम्मीदवारों के जमानत बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि सीट जीतने की। अब तेजस्वी यादव जी तो इस तरह के बयान देते ही रहेंगे। आखिर कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना भी तो है, टूटने नहीं देना है, क्योंकि उन्हें मालूम है जिस तरह पिछली बार 0 सीटें राजद के खाते में आई थीं, इस बार भी 0 सीटें ही आएंगी। सहयोगी माधुरी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। दल के नेता रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और जनता से जुड़ी बातों को उठा रहे हैं। इस दौरान आज उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों के कामों का उल्लेख किया और बताया कि कैसे कानून व्यवस्था खराब थी। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को कैसे चुस्त दुरुस्त किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगा और उन्होंने कहा कि आप यह वोट देंगे तो ये वोट सीधे मोदी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन है, मैं जनता को ही सबसे बड़ा मानता हूं, इसलिए जनता का जो फैसला होगा सिर आंखों पर होगा। जनता ने अपराध पर, गुंडाराज पर ताला लगा दिया और विकास की चाबी भी जनता के पास है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आह्वान कितना काम आता है और ब्रज क्षेत्र की जनता, अलीगढ़ और हाथरस लोकसभा क्षेत्र की जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। रविवार को इंडी गठबंधन की संपन्न हुई उलगुलान रैली के बाद भी चुनावी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल रविवार की उलगुलान रैली में आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रैली के दौरान ही भिड़ंत हो गई थी। इस भिड़ंत में जहां एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां तोड़ी थी, वहीं कई कार्यकर्ता घायल भी हो गए थे। सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पूरी घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना था कि बीजेपी के कुछ एजेंट उस रैली में घुस गए थे और उन्होंने ही इस हंगामे को अंजाम दिया। निश्चित तौर पर देखिए, अप्रत्याशित घटना थी और हमको लगता है कहीं ना कहीं ये भाजपा द्वारा प्रायोजित एक घटना थी, क्योंकि जो तख्तियां पहले आई थी वो महारैली के समर्थन में थी, उसके अंदर की तख्ती कुछ और थी। तो ये सारे लोग भाजपा द्वारा भेजे गए असामाजिक तत्व थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस आरोप के बाद तुरंत बीजेपी की प्रतिक्रिया आई और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि उलगुलान रैली जो है उसके अंदर जिस तरह से कार्यकर्ता आरजेडी और कांग्रेस के आपस में भिड़े, आपस की लड़ाई को बीजेपी पर थोपकर, बीजेपी के पाले में फेंककर जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं फालतू का बीजेपी को बदनाम करना चाहता है। बल्कि बीजेपी ने इसके साथ ही उलगुलान रैली को कल्पना सोरेन की स्थापना रैली के रूप में बताते हुए कहा कि इस रैली में संविधान का घोर मजाक उड़ाया गया, परिवारवाद को कहीं न कहीं बढ़ावा दिया गया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से केंद्रीय जांच एजेंसियों को बीजेपी का जमाई बताए जाने के बाद एनडीए के कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव के इस बयान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि उनकी ये भाषा राजनीति से प्रेरित है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पर आपत्तिजनक बयान देना और उनका मजाक बनाना उनकी घृणित मानसिकता का परिचायक है। बिहार में अब परिवारवाद की जमींदारी नहीं चलेगी।
जो जनता का विश्वास जीतेगा वो राजा बनेगा। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं को ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने के बाद जनता का सहानुभूति मिलेगा। तेजस्वी यादव के इस बयान को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है और बीजेपी लगातार इस पर हमलावर हो रही है। पटना से सहयोगी आशुतोष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए माधुरी। देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर 24 तारीख को पहुंच रहे हैं। अमित शाह 24 तारीख को शाम 5:30 बजे मामूरगंज स्थित एक केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। यह चुनावी कार्यालय होगा जिसमें लोकसभा की हर रणनीति तय की जाएगी। जाहिर है कि देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी बनी हुई है क्योंकि पीएम मोदी तीसरी बार यहां से भाजपा के कैंडिडेट बने हैं और इस बार भाजपा के लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी को ऐतिहासिक मतों से चुनाव जिताना है। वह दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ने अजय राय को चुनावी मैदान में उतारा है और उनका दावा है कि इस बार जो टक्कर होगा वो बड़ी जोरदार होगा और जो हार जीत का मार्जिन होगा वो भी बहुत कम होगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चुनावी मैदान में होता है, लेकिन जो तीसरा प्रत्याशी है बसपा का वो सबका खेल बिगाड़ सकता है क्योंकि जिस तरह से इंडी गठबंधन वाईएम के साथ अन्य वोटरों को अपने साथ साधने का प्रयास कर रहा है, ऐसे में जब बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है तो फिर जाहिर सी बात है और लोगों में इस बात की चर्चा भी हो रही है कि तमाम मुस्लिम जो पीएम मोदी को सबसे ज़्यादा टक्कर देगा उसकी तरफ मूव हो सकते हैं। राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।